अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ अपने चैनल खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, खबरें समाचार न्यूज़ कुछ ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी अहमियत की हामिल है। पहली खबर कि कैसे बनेंगे जरदारी सदर, पहुंचेगा पीपल्स पार्टी का ग्रुप और वफ्द MQM के दर पर। तो भाई बात यह है कि दर पे जाना होगा, उनको मनाना होगा। जैसे मैंने पहले बताया था, इस पे मैं रोशनी डालूंगा कि किन किन शराइत पर बात हो रही है। दूसरे नंबर पे कि जनाब महमूद खान अचकजई को जो PTI ने नॉमिनेट किया है सदारती उम्मीदवार के तौर पर, तो इसकी वजूहात क्या हैं? मतलब ये है कि ये इनका नाम आया कैसे? पहले तो किसी और का नाम था, लेकिन आखिरकार रातों रात उसको तब्दील करके इनको खड़ा किया गया। तो इसके पीछे क्या राज है और वो कौन हस्ती थी जिसको पहले बनाया जा रहा था, फिर बाद में उसको हटा के इनका नाम दिया गया? ठीक है, तो ये बाकी यौम एहतजाज PTI और दूसरी जमातों की, जिनका कहना है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, उनकी तरफ से हुआ। बड़ा एहतजाज ज़ाहिर पंजाब में ही होना था, PTI की तरफ से होना था, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा उनको एतराज़ है कि भाई फॉर्म 45 बदल के फॉर्म 47 में हमारे लोगों को हराया गया। और कराची में MQM, उनका कहना है कि MQM को गलत तरीके से जिताया गया, हम जीत रहे थे। तो यहीं पे एहतजाज होना था। मेजर एहतजाज रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर। अच्छा एहतजाज हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा था, क्योंकि एक सौदा हो चुका है, नतीजा ये कि बस पुरअमन रहा, जज्बात बाहर निकाले गए, खबरें बनी, बस यही होना चाहिए था। तस्वीरें खींची। पार्टी को जिंदा रखने के लिए ना ये ज़रूरी होता है कि हरकत में बरकत है। अब वो तय भी हुआ है कि पार्लियामेंट में लड़ेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो भी होगा पता लगेगा। तो ये भी हो गया। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि पुरअमन रहा। कुछ गिरफ्तारियाँ हुई लाहौर वगैरह में, लेकिन ठीक है। तो एक तो ये ख़बर है। एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है कि आपने ये इस बात पे बिल्कुल तबसरा नहीं किया कि बाबर सत्तार साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो DC साहब को और इस्लामाबाद के और कुछ पुलिस अफसरान को, किसी को 6 महीने की, 4 महीने की या 3 महीने की सज़ाएं दी हैं तौहीन अदालत के जुर्म में। तो इसका क्या मकसद है और मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मकसद तो खैर क्या कहना चाहिए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी पे? ज़रूर चले, इस पे भी हमको रोशनी डाल देंगे और आपको बताएंगे। फिर एक साहब ने शुक्रिया अदा किया है, उन्होंने लिखा है कि यार आपने बहुत पहले ही बता दिया था कि भुगटी साहब बनेंगे, सरफराज भुगटी वज़ीर आला, वो बन गए। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर था। उस पर भी कुछ थोड़ी सी अगर वक्त मिला तो बात करेंगे, क्योंकि वो मुक़्तदरा के बड़े करीबी लोगों में से। चलिए, अब हम इससे पहले कि आगाज़ करें और तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करें,
मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके जब जैसे ही हमारा प्रोग्राम जो है ऑनलाइन हो। तो ये और साथ साथ एक गुजारिश और भी है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की हौसला अफजाई का। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले चलिए पहले बात करते हैं महमूद खान अटकज़ई साहब की। हुआ ये कि जब इमरान साहब ने फ़ैसला किया कि मैं तमाम उन क़ुव्वतों को, क्योंकि पहले इनके बारे में मशहूर है ना कि साहब ये सियासी क़ुव्वतों को चोर डाकू समझते हैं, उसे हाथ नहीं मिलाते। और जब तक ज़ाहिर मुक़्तदरा का उन पर हाथ था, साया था, वो तो अभी भी है, लेकिन अभी जो फ्रंट पे जो ग्रुप है ना मुक़्तदरा का, वो इनके साथ नहीं है। तो उसकी वजह से इनको मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं और उसकी वजह से ये उन पे प्रेशर पड़ा कि भाई ये मुश्किलात में तिनके का सहारा भी बहुत होता है, तो लोगों को साथ मिलाएं, लोगों से हाथ मिलाएं, लोगों के साथ बैठें, ये तासुर छोड़ दें जो नेगेटिव तासुर है कि साहब मैं ये चोर हैं, डाकू हैं, मेरे अलावा कोई पवित्र नहीं। तो इस तासुर को ख़त्म करें। आपको अब अमली जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मुक़्तदरा आपको कंधों पे चढ़ा के घुमाती रहे। वक्त बदलता रहता है, मुक़्तदरा की सोच भी में जो लोग कंट्रोल मतलब पावर में आते हैं उनकी सोच कभी कभी बदल भी जाती है। तो ज़ाहिर है कि फिर आप, तो इससे बेहतर है कि आप लोगों में रखें ताकि वो जो टफ़ वक्त आए आप पे तो आपको उसमें आप अपने आप को संभाल सकें और लोगों के साथ मिल के एक और 11 बन जाए। नतीजा ये है कि उन्होंने पहले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ मिलाया, उसके बाद महमूद खान अटकज़ई के साथ मिलाया, फिर अख्तर मैंगल के साथ मिलाया। मतलब जो लोग जो है, हालांकि वो बड़े इनके दुश्मन रहे। महमूद खान अटकज़ई को तो ना जाने क्या क्या अलक़ाबात से नवाजा, बल्कि उन्हीं की तरह चादर लपेट के जलसों में कहा करते थे इमरान खान साहब गद्दार। तौबा तौबा, ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा एक कहते हैं ना कि आम नारा बन गया है। और ज़ाहिर है वो मुक़्तदरा ने ही सिखाया था सियासतदानों को एक दूसरे को गद्दार कहते रहो। तो गद्दार का पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन बहरहाल आज उसको सदारत के लिए नॉमिनेट किया अपने प्लेटफॉर्म से, यानी कि जो इनका दूसरा रंग है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अच्छा, लेकिन ये जो बात बताने की है ना, जो असल पीछे राज है कि इनका नाम नहीं था, सदर के लिए नॉमिनेशन इनकी नहीं थी, वो कोई और हस्ती थी। बताइए सोचिए कौन थी? जी हम बताते हैं आपको, वो थे जनाब मौलाना फजल रहमान। असद कैसर साहब कई दफ़ा गए, 2-3 दफ़ा मुलाकातें हुई, बहुत आराम किया मौलाना साहब को कि आपको हम सदारत के लिए खड़े कर देते हैं और फिक्र ना करें, हम आपके पीछे। और हम ये भी चाहते हैं कि मुस्तक़बिल में जब तक कि इमरान साहब रहा नहीं होते, हम आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि मौलाना साहब सबसे ज़ीरक सियासतदान जिनको मैं 2 को मानता हूँ, जरदारी साहब और मौलाना साहब, बहुत ज़ीरक हैं, बहुत ही नब्बाज हैं, बड़ी दूर की सोच रखते हैं, बड़ी गहरी निगाहें रखते हैं सियासत पे। वो पहले तो हाँ हूँ करते रहे, लेकिन वो पूरा जवाब नहीं दिया उन्होंने। हाँ मतलब ये नहीं कहा कि नहीं, कि सोचने का टाइम लेते रहे। और फिर उनकी हो गई मुलाकात नवाज़ शरीफ से। नवाज़ शरीफ बिलाखिर उनको ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि आप अगर सदर का इलेक्शन लड़ गए तो एक दफ़ा फिर आप बिल्कुल मुखालिफ हो जाएंगे, वापसी का रास्ता आपका बंद हो जाएगा। अभी आपके लिए हमारे पास नरम गोशा है, क्योंकि ऊपर से हमें मुक़्तदरा से काफ़ी पैगाम आ रहे हैं कि आपको ठंडा किया जाए, आपके जो भी
शिकायत हैं, शिकवे हैं, उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। ज़ाहिर इंतखाबी शक्ल में तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी और शक्ल में आपको हम अकोमोडेट कर लेंगे। और जैसे मैंने बताया था ना कि सौदा डन, मेरे के लास्ट व्लॉग में आप देखिएगा कि बात ऑलमोस्ट मतलब डन हो चुकी थी। तो ये बात है। तो अब उन्होंने मना कर दिया। नवाज से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, मैं खड़ा नहीं हो रहा। और आखिरी दिन था नॉमिनेशंस का, उसके बाद तो बिला मुकाबला ही हो जाते ज़रदारी साहब, या कोई एक आधो होता तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, छोटा मोटा। लेकिन पार्टी की तरफ से जो मेन पार्टी अपोजिशन है उनकी तरफ से कोई नहीं होता, तो रातों रात फिर महमूद खान अचकज़ई को जनाब लाया गया। तो वाह भाई मौलाना, बाजी पलटने के माहिर, इधर भी और उधर भी, वाह भाई वाह। दूसरे नंबर पे MQM पाकिस्तान। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये सदर को भी वोट देंगे, ये वज़ीर आज़म को भी वोट देंगे, ये किसको वोट देंगे जनाब, सेनेट के चेयरमैन को भी देंगे और डिप्टी चेयरमैन को भी देंगे। लेकिन जाहिर है कि भाई शराइत तो कुछ ना कुछ बनवाएंगे ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ। तो अब ज़रदारी साहब, मैंने पहले भी कल कहा था कि थोड़ा सा नरम गोशा किया है उन्होंने और आंख मारी है नून लीग को कि भैया थोड़ा राम करो बंदे नू, और उससे वो वोट डलवा लिया है। वज़ीर आज़म का डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर तो पीस पार्टी का था, उसको भी उन्होंने वोट दे दिया है कौमी असम्बली में। तो अब जनाब मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया है कि हम वोट लेने के लिए सदर ज़रदारी साहब के लिए MQM के दरवाजे पे जाएंगे। हाय हाय हाय, जब तक ना होगा MQM का दर, नहीं जब तक ना खुलेगा MQM का दर, कैसे बनेगा ज़रदारी सदर है? जब तक नहीं खुलेगा MQM का दर, कैसे बनेगा ज़रदारी सदर। तो वही बात हो रही है। और कहलवाया किससे गया है, देखिए इसका भी इशारा समझना चाहिए। मुराद अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब जब इनके दर पे जाएंगे तो वो तो सूबाई असम्बली की वजारतों की सौगात लेकर जाएंगे। हाय हाय, जो मैंने कहा था ना कि ये प्रोविंशियल असम्बली में भी इनको अकोमोडेट किया जाएगा और कुछ मिनिस्ट्रियाँ सिंध में दी जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर बनिए का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है, तो इतना आसान तो नहीं है ना भैया। सदर को भी वोट दें, सेनेट के चेयरमैन को भी दें, तो ज़ाहिर है कि कुछ तो मिलना चाहिए। तो बस ये जुमला याद रख लें कि भाई MQM का दर बना ज़रदारी सदर खुला MQM का दर बना ज़रदारी सदर। तो ठीक है सर, तो हम ये पहले बता चुके थे और हमने आपसे कहा था कि ज़रदारी साहब नेगोशिएशन के बादशाह, वो आएंगे और चमत्कार कर जाएंगे। इसके बारे में बड़ी चीनी कहावत है, और लेकिन थोड़ी लंबी है, कभी मौका मिला तो आपको सुनाऊंगा। उसका लंबे लबाब ये है कि दुनिया में हर आदमी की कीमत है, सिर्फ आपको सही कीमत लगानी चाहिए। एक आदमी अगर 1 लाख रुपए रोज़ बना रहा है और मैं से कहूँ कि फ़लाँ काम कर दो, आज मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, तो पागल है। लेकिन अगर उसको मैं कहूँगा 5 लाख रुपए आज दिन दूंगा, तुम आज अपना काम छोड़ के मेरा काम कर दो, तो कर देगा। कीमत लगाने का फन जानिए। ठीक है सर, तो ये तो हो गई बातें सदर साहब वाली है। अच्छा, अब बात है एहतजाज। जी, एहतजाज करना था। जो मैंने कहा, जो माहिदा हुआ है, जो सौदा हुआ है, जो डील हुई है, वो यही हुई है कि भाई पुरअमन एहतजाज कीजिए, जो कि पार्लिमानी जमहूरियत का एक हिस्सा है, यानी पार्लियामेंट के थ्रू कीजिए। पार्लियामेंट में शोर व शराबा कीजिए, जो भी कानूनी कार्रवाई पार्लियामेंट में कानून साजी होती है उसके अंदर अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए, और तनकीद की बंदूकें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों पे, हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ कर लीजिए। हमारे नाम को वहाँ से हटा दीजिए, मुकदमात को अदालतों में चैलेंज कीजिए,
अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला है। तो भाई वही नज़र आ रहा है कि भाई एहतजाज भी है, पुरअमन एहतजाज है, कोई जोश मतलब कोई हंगामा नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई 9 मई के वाक़ात नहीं। और ये बहुत अच्छा है, आप लोगों के जज्बात को निकाल दिया करें, ऐसा ना हो कि प्रेशर कुकर बन के फट जाएं। तो ये जमहूरियत का हुस्न ही होता है कि जज्बात बाहर निकल आते हैं। आपने कुछ प्रोटेस्ट कर लिए, कुछ जज्बाती तकारीर कर ली, कुछ पार्लियामेंट में तकारीर कर ली, कुछ एक दूसरे को गाली गलौज कर दी, टोटे छोटे फेंक दिए हैं, जूते दिखा दिए, जज्बात हो गए ठंडे हैं, हो जाएंगे हम संडे में संडे। तो भैया यही होता है, फिर आदमी ठंडा हो जाता है, संडा मसंडा हो जाता है, जाके बैठ जाता है घर में मस्ती मौज एंड मसाला। तो ये ज़रूरी होता है, इसलिए कहते हैं जज्बात को निकाल लिए, लोगों को जो है जो भी गुस्सा है, लोगों में जो भी एक किस्म की बेचैनी है उसको निकाल दीजिए, उसके लिए उनको मौका दीजिए। ऐसा ना हो कि उनको आप बिल्कुल ही वो कर दें, मतलब दबा दें, दीवार से मत लगाइए, ठीक है। तो ये बड़ी बात थी, तो वो चल रहा है, इस पर इनका बात हो गई है, हर चीज़ हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ही अपने तमाम जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं इनके, उनको निकाल के बाहर कर देंगे। तो वो तो जारी है। और एक बात और, हाँ, एक साहब ने सवाल किया कि ये बता दें कि भाई जो बाबर सत्तार साहब ने फैसला किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े सीजन्स, बड़े पढ़े लिखे ये जज हैं। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो भी चीज़ें की जाती हैं ना, जो बेचारी ब्यूरोक्रेसी क्या करे, ख़ास तौर से जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस वाले और एसपी, डीएसपी और ये लोग जो होते हैं ना, जब मुक़्तदरा का कंट्रोल हो जाता है और वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो हुक्काम बाला से हिदायत आती है और आपको माननी पड़ती है, क्योंकि फिर वरना तो फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी छुट्टी हो जाएगी, ओएसडी बना दी जाएंगे, आपकी जो है वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बर्बाद कर दी जाएगी, आपका प्रमोशन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बहुत सी बातें मानना पड़ती हैं। गलत भी नज़र आता है कि चीज़ों में कुछ सुकून है, लेकिन फिर भी आपको कहते मियाँ जी के घर में रहना, हाँ जी करते रहना। हाँ, तो बस वही बात है। अब जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ये है कि नेगेटिव तो जाएगा, मतलब ये कि अब हर ब्यूरोक्रेसी वाला डरेगा, ब्यूरोक्रेट यानी कि यार ये हुक्म तो आया है, इसमें है भी गलत, लेकिन मुझसे कहा गया काम करना है, करना भी है, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे तो अब प्रमोशन भी चाहिए, सीट पे भी रहना है, ज़िंदा भी रहना है, मैं करूं क्या? तो जनरली उनको ये पहले तो वो करते थे, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता कि ऊपर वाले ने कहा है, जहाँ से हुक्म आया है वही हमें बचा लेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो एक खौफ आ जाता है कि यार मैं करूँ, और फिर बाद में ऊपर वाले ने पहले वालों को भी नहीं बचाया था, अगर मुझे भी नहीं बचाया तो मैं हैं खुदाई मिलाना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे, तो मेरा क्या होगा? तो बहरहाल, लेकिन ये कि उन्होंने फौरी तौर पे जो दिया है, ऑर्डर जारी किया सज़ाओं का, तो इन्हें अदालत की, लेकिन उसके अंदर फिर उसको मुअत्तल भी खुद ब खुद कर दिया 1 महीने के लिए, ताकि उनको मौका दिया कि जाके वो जो कोर्ट अपील में चले जाएँ। इंटर कोर्ट अपील में ज़ाहिर है एक ये रुकनी वक्त कि वो से किया जज ने, तो फिर 2 रुकनी की बन गई, जो बन भी गई है, और वहाँ से फिर वो मामला आहिस्ता आहिस्ता दब जाएगा। ठीक है, तो ये है। लेकिन बहरहाल इसका एक पहुंचा है वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा ब्यूरोक्रेसी पे इसका, तो इस पर थोड़ा सा उनको मुक़्तदर हल्कों को भी देखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा तरीके से कंट्रोल करें चीज़ों को, ताकि जो उनके हुक्म मान रहे उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिला सकें। देखिए, अब मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।